बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कई दिन से जो है ना ये मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें जो ला के जो है ना वो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। वर्डिंग समझ नहीं आ रही है और लिखा हुआ इस तरह से है कि वो पढ़ते पढ़ते जो है ना वो आंखें बंद हो लगती हैं, समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो है ना वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना मुझे रिसीव होते हैं। फिर अगर स्टूडेंट्स को जो है ना रिप्लाई ना किया जाए तो फिर उनको एंग्जाइटी भी होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर होगा और इंशाल्लाह आपकी जो ये वाली फरमाइश है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना बेहतरीन चीज़ें समझा सकूँ, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स को जो है ना वो शॉर्ट कर सकूँ, आप लोगों को पूरा प्लेटफॉर्म बता सकूँ कि आप लोगों ने इसकी तैयारी जो है ना वो जो स्टूडेंट मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सारे ट्रेन हो चुके हैं। 1925 का एक्ट कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी सारा जीके का पोर्शन भी कवर कर लिया है। 1927 के रूल्स रहते हैं तो वो भी जो है ना इंशाल्लाह तो आप लोगों को जो है ना मैं चीज़ें जो है ना वो बना के देता रहूँगा। अब देखें आप लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो टीचर को प्रोवोक करता है। अब आप वीडियो देख रहे हैं 1 मिनट स्किप कर रहे हैं, टीचर को पता चल जाता है कि फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, इसलिए फिर तो वो चीज़ें बनाना छोड़ देता है। तो ये भी स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड के बाद मैं जो है ना वो लेक्चर कोशिश कर रहा हूँ और मेरी खुद की जो है ना वो हेल्थ अच्छी नहीं है। तो बहरहाल आज का लेक्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स के ऊपर है 1927। तो इसको आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम। एक हम जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो इसके सेक्शंस की बेस के ऊपर होगा। 1925 का जो एक्ट था उसके चैप्टर्स थे, लेकिन 1927 का जो रूल है इसके जो है ना वो डायरेक्टली सेक्शंस लिखे हुए हैं और ये जो सेक्शंस हैं वो 25 तक हैं। पावर टू मेक रूल्स तक जाना है हमने, इसके आगाज़ से लेके इसके जो शॉर्ट टाइटल से लेके इसके नाम से लेके इसकी पावर्स तक जाना है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि हमेशा आप लोगों को जो तैयारी करनी होती है इसके आगाज़ से करनी होती है। सबसे पहले देखें कि इसकी जो है ना वो डेट है, फाउंडेशन डेट है 14 जुलाई 1927 और पूरा इसका नाम लिखें द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927। लेकिन जो एक्ट है उसमें को के बाद यहाँ पे डैश लगी हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को जो है ना याद रखनी है। एग्जामिनर यहाँ से चीज़ें जो पूछता है सारी सेम होती हैं, आप लोग कोई ना कोई लगा के जो है ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। ये बात हो गई, 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। तीसरी बात है कि जो आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा। इसका फाउंडर कौन था? जिस तरह मैंने 1925 के एक्ट का बताया, फिर उसकी डिटेल बताई मैंने सारी तरतीब से। अब 1927 के रूल्स के आपने बताना है कि इसको किसने जो है ना वो फाउंड किया था, इसका फाउंडर कौन था। ये बात होगी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इस 1927 के जो रूल्स बनाए गए हैं ना, 1925 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन नंबर जो 71 है इसमें कई सारे रूल्स हैं, तकरीबन 25 से 30 के दरमियान जो है ना वो रूल्स हैं। इन रूल्स को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके तो इसको जो है ना वो एक अलग शक्ल दे दी गई। 1927 के रूल्स बना दिए गए। ये अमेंडमेंट होती है बाकायदा। कहाँ पे अमेंडमेंट होती है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अमेंडमेंट होती है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मिलता है जिसका नंबर होता है 5978/24। तो इस नोटिफिकेशन के तहत जो ना ये डिसाइड हो जाता है कि आज के बाद जो रूल्स होंगे वो 71 सेक्शन 1925 के एक्ट के तहत मॉडिफाई करके द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 बनाए जा रहे हैं। उसके बाद से आज तक जो है ना इसमें अमेंडमेंट होती रही है, इसके सेक्शंस में होती रही हैं। मतलब अगर सेक्शन 1 में अमेंडमेंट हुई है तो इसमें जब अमेंडमेंट होगी तो इसमें आगे जो है ना ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, ठीक है ना। सेक्शन में जब अमेंडमेंट होती है इट्स डजेंट मीन कि जो है ना वो सेक्शन ख़त्म हो जाता है, नाम वही रहता है, लेकिन इसके अंदर ना क्लॉजेज ऐड हो जाती हैं, सब क्लॉजेज ऐड हो जाती हैं। ए हो सकता है, 1A हो सकता है, 1B हो सकता है, इस तरह करके जो है ना वो चीज़ें बन जाती हैं। इतनी बातें समझ आ गई। अब हमने चलना है कि इसके सेक्शन वाइज हमने स्टार्ट करना है। पहला सेक्शन हमारे पास है वो शॉर्ट टाइटल का है और इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। अब शॉर्ट टाइटल में मैं आप लोगों को जो है ना वो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग जो है ना साथ साथ अपनी तैयारी जब करें, जब वहाँ से रीड करें तो आप लोगों को चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएँ। अब आप लोगों ने वर्डिंग के ऊपर भी गौर करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने मेरी जो चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊँगा ताकि वो चीज़ इतनी आसान हो जाए कि आप एक बार सुने वीडियो को, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बैठ जाए, तो ये वाली पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस यहाँ से आप लोग खुद क्वेश्चन निकाल पाएंगे कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका सेक्शन 1 पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो अगर वेबसाइट पे जाएँ तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, बल्कि ये जो है ना इसके इंडेक्स में से जाकर निकालनी पड़ती हैं, वो खुद ऐड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कहता है वेयर एज
certain rules which it was proposed to make under section 71 of the Cooperative Societies Act 1925 और ये amendment का नाम है, ठीक है, वर पब्लिश इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट नंबर 5978/24। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि 71 सेक्शन के तहत जो है ना वो जो रूल्स थे उनको अमेंड करके 1927 के रूल्स बना दिए गए थे और उसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन आया था उसका नंबर ये था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ तक, वेराज का मतलब है जहाँ तक, इसका मतलब कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है कि कुछ रूल्स या बाज़ कवायद, यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो 71 सेक्शन के तहत, 71 सेक्शन या 71 सेक्शन एक्ट 1925 के तहत वाज प्रपोज टू मेक, बनाए जाने थे या बनाए गए थे, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शाया किया। कौन सा नोटिफिकेशन? ये वाला। इट मीन्स अब यहाँ पे जो बात समझ आई कि 1925 का जो एक्ट था उसमें जो सेक्शन नंबर 71 था उसको उसमें अंदर अमेंडमेंट कर दी गई। जब वो अमेंड हो गया उसके अंदर नए रूल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए। अब जब नए रूल्स बनाए तो वो किस डिपार्टमेंट में बनाए? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। उसका नोटिफिकेशन क्या था मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब जो नए रूल्स बने उन नए रूल्स को इन्होंने नाम देना था 1927 के रूल्स। लेकिन आगे होता क्या है कि आगे वो बताता है कि आगे क्या होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका रेफरेंस क्या था, ठीक है, जो मैं आपको बताया है कि 5978/24। यहाँ तक इसने बात बताई कि इसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने रूल्स बनाए थे, इनको अमेंडमेंट किया था और नोटिफिकेशन भी दिया था। इस वेयर एज का मतलब ये था। नेक्स्ट जहाँ पे ये बताता है एंड वेयर एज, और जहाँ तक द ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस रिसीव्ड विद रेफरेंस टू सेड रूल्स have been considered by the government of the province। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब ये कहता है कि जब ये रूल्स पब्लिश हो गए, ठीक है, आवाम को पता चल गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस आई। इसका मतलब है ये रूल्स बनाए गए थे, इसके ऊपर कुछ इतराज़ात आए कि ये रूल्स ठीक नहीं हैं, कुछ अमेंडमेंट को जिन्होंने ठीक कहा होगा, कुछ अमेंडमेंट को जो है ना वो गलत कहा होगा, और फिर साथ सजेशंस भी दी जो रिसीव की गई थी गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। इट्स मीन कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये जो जब नोटिफिकेशन दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन किया गया, वहाँ पे ऑब्जेक्शन आया, वहाँ पे सजेशन आई। किसने दी? लोगों ने, या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कोऑपरेटिव के अंदर काम कर रही थी, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, फार्मिंग है, इंडस्ट्रियल है, रियल एस्टेट है, ठीक है, तो सब के अपने अपने इंटरेस्ट थे होंगे। तो फिर उन्हें इतराज़ात किए और इतराज़ात को फिर सजेशंस में भी कन्वर्ट किया। फिर इन सजेशंस और ऑब्जेक्शंस को गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस पंजाब ने सुना, फिर उनमें न्यू रूल्स बना के सेट करके फिर जो है ना उसमें जो है ना वो दिया कि जो है ना अब जो है ना वो रिव्यू। इसका मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मिला? रिव्यू का मिला। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस थी, दूसरा यहाँ पे क्या थी? सजेशंस भी थी। और किस तरफ से थी? अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लोग थे, जो मेंबर्स थे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं जो इसके साथ मुल्हक थे, तो उनकी तरफ से जो है ना यहाँ पे जो है ना वो कुछ जो है ना वो ऑब्जेक्शन हैं जिसको जो है ना वो बाद में फर्दर जो है ना वो उसको मॉडिफाई करके और रूल्स बना के 55 रूल्स बना के यहाँ पे क्या होते हैं कि 55 रूल्स सेट हुए जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये इसमें जो है ना अमेंड हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट कहता है नो देयरफॉर, अब इसलिए the government of the province in exercise of the powers conferred by the section 71 of the Cooperative Societies Act 1925, Act 7 of 1925 and in pleased to make the following rules। ये वर्डिंग ऐसी है कि पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। समझाता हूँ। इसका मतलब है जब ये हो गया था, ऑब्जेक्शन और सजेशंस हो गई थी, अब गवर्नमेंट के पास क्या थी? वो लीगल पावर आ गई। ठीक हो गया? जब लीगल पावर आ गई प्रोविंस के पास तो अब वो बना सकता था रूल्स। और किस सेक्शन के तहत? 71 सेक्शन के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 में जो दिए गए हैं, इन रूल्स को ऑफिशियली पास कर सकती थी। ठीक है, यानी कि अब जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फाइनलाइज कर लिया गया और हुकूमत ने उनको अप्लाई कर दिया और आज ये 1927 के रूल्स इस तरह करके फिट हो चुके हैं। तो ये 3 बातें आप लोगों को अब समझ आ गई। इंशाल्लाह इसमें से अब आप लोगों को कोई एमसीक्यू गलत नहीं होने वाला। गब्दामिना जितना भी जो है ना वो डेप्थ में पूछ सकता है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं है।
पेज ब्लर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमारा सेक्शन जो है ना वो 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें वो कहता है कि शॉर्ट टाइटल। अब सेक्शन 1 में हमेशा जो है ना वो इसका टाइटल का नाम होता है कि इस रूल को क्या कहा जाएगा, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927, ताकि जब भी इसको किसी डॉक्यूमेंट में लिखा जाए तो पता चले कि इसका जो है ना अब एक अलग स्टेटस है, इसके अलग रूल्स हैं, सोसाइटी भी इसकी अलग है, और इसके जो है ना वो एप्लीकेशंस हैं वो भी अलग है, इलेक्शन है, जनरल मीटिंग्स हैं, अपॉइंटमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो अलग है। तो इसका नाम जो है ना यहाँ पे ऑफिशियली जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर दिया गया ताकि इसकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये बात समझ आ गई। फिर इसी के अंदर कुछ जो है ना वो डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है, ये 2A होना है, 1A होना है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। अब इसके अंदर 3 डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पे वो कहता है एक्ट की बात करता है, मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। अगर वो एक्ट की बात करता है 1927 के रूल्स के अंदर कि ये किस एक्ट के तहत बनाए गए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे जवाब देना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 सेक्शन 71। अब यहाँ पे सेक्शन का मतलब क्या है, मीन्स सेक्शन ऑफ द एक्ट। मतलब ये मेरे पास सेक्शन है, ये मेरे पास सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सारे सेक्शन कहाँ से बनाए गए हैं, एक्ट में से बनाए गए ना। और एक्ट कहाँ पे है, 1925 में है। तो यहाँ पे बात करता है कि जो सेक्शन है ना, कोई स्पेसिफिक सेक्शन होगा तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सेक्शन का मतलब क्या है कि सेक्शन ऑफ एक्ट, वर्ड्स एंड expressions defined in the act shall have the meanings assigned them in the act। यहाँ पे जो definitions आएंगी या टर्मिनोलॉजीज आएंगी, इसका मतलब ये है एक्ट में, तो उसका जो मीनिंग है वो सेम होगा, तब तक सेम होगा जब तक उस जो है ना वो एक्ट का पता ना चले। ये आगे अब स्टार्ट करने लगे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन वर्ड सेक्शन और एक्ट का मतलब क्या है। अब हमारा जो मेजर ब्लॉक है वो स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 2 है। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो किसी सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए जो है ना वो सबमिट करवानी होती है। आप सिंपल समझ लें कि आपने छुट्टी की दरखास्त लेते हैं, आप टीचर के पास एप्लीकेशन लिख के जाते हैं कि सर जी मुझे आज बुखार है, मुझे छुट्टी दे दें। सिंपल बात है, ये यहाँ पे भी सिंपल बात है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। फर्स्ट है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 शैल बी इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल ए हेयर टू नेक्स्ट। अच्छा, समझ नहीं आया क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी सोसाइटी को रजिस्टर करना होता है ना, तो वो किस सेक्शन के तहत रजिस्टर होती है। पहली बात ये है कि सेक्शन 9 के तहत रजिस्टर होती है। ये बात हो गई कि इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ पे है, सेक्शन 9, और उसका सब सेक्शन क्या है, 1 है। ये 2 बातें हो गई। और इसके साथ एक फॉर्म मिलता है, और उस फॉर्म का नाम क्या है, उस फॉर्म का नाम है शेड्यूल ए। अनेक्स का मतलब होता है कि इसको साथ चिपकाना होता है। अब इसकी आप लोगों को समझ नहीं आया कि एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, उसने चाहा कि एक फार्मिंग की जो है ना वो सोसाइटी बनाई जाए, क्योंकि उसने फसलें उगानी होती हैं और साथ जो है ना जानवर रखे होते हैं, उसका दूध वगैरह सारा कुछ बनाना होता है। तो वो गया जनाब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, उसने जनाब एप्लीकेशन जो थी अपने पास लिखी हुई थी, उस पर अपना नाम और सारा कुछ प्रोसेस, उसने जो प्रोसीजर लिखा कि वो रजिस्टर करवाना चाहता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उसको शेड्यूल ए का फॉर्म दिया। अब ये शेड्यूल ए का फॉर्म और प्लस एप्लीकेशन उसने क्या कर दी, नेक्स्ट कर दी, इस मीन की अटैच कर दी, ये अटैच हो गई। अब इस शेड्यूल के ऊपर वो चीज़ें जो ना लिखने बैठेगा, क्या लिखेगा इसके ऊपर ना, जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, इस तरह करके आपको पेज दिया जाता है, 4-5 जो है ना वो ड्राफ्ट होते हैं, यहाँ पे बॉक्स में होते हैं कि यहाँ पे अपना नाम है, CNIC है, आप कौन है, किधर के रहने वाले हैं, आपका पता क्या है, अबू क्या करते हैं, वालदा क्या करती है, ठीक है, घर कहाँ पे है, आपके जो है ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में तो शामिल नहीं है, आपका मकसद क्या है, आप सर्विस को छोड़ नहीं सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। ये सेम समझ लें कि शेड्यूल ए के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, इसके अंदर सोसाइटी के रूल्स होते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी की रेगुलेशंस होती हैं, सोसाइटी का पूरा प्रोसेस होता है जो किसको लिखना होता है, किसान को। यहाँ पे वो लिखेगा फार्मर कि मुझे जो है ना ये रूल्स बनाने हैं, ये मैं सबको फॉलो करूँगा। तो उसके बाद जो है ना इसको कंप्लीट करके इसके प्रोसीजर को ये एप्लीकेशन चली जाएगी कहाँ पर, नेक्स्ट रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के पास, जो इसको जो है ना वो फर्दर साइन करेंगी और एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगी, और उसके बाद जो है ना वो प्रोसेस को रजिस्टर कर देंगी कि अब जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो फॉर्मिंग सोसाइटी बनाने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शेड्यूल ए का फॉर्म फिल नहीं करते तो सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसमें रट्टे वाली चीज़ें नहीं हैं।
अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी इसमें कुछ चीज़ें लिखी थी, यहाँ पे एक बात लिखी थी, शेड्यूल क्या होता है। एक तरह की लिस्ट होती है जो मैंने कहा है, एक तरह का जो है ना वो पहले के डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं वो एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। सब सेक्शन क्या होता है कि एक सेक्शन है, उसके अंदर जो जब अमेंडमेंट होती है तो उसके सब सेक्शन ऐड होते हैं। कभी भी जब भी मैं कहता हूँ सेक्शन 10 है, इसकी अमेंडमेंट होती है, इट्स नॉट मीन कि 10 जो है ना वो अब डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं होगा, नाम डिलीट नहीं होगा। अगर नाम डिलीट होगा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे ड्राफ्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए 1973 के आइन में जो 26वीं अमेंडमेंट हुई है ना, वो सिर्फ 26वीं अमेंडमेंट का वहाँ पे सेक्शन ऐड हुआ है, ठीक है। जो उसके अंदर जो चीज़ें, जैसे 18th अमेंडमेंट में 102 जो है ना वो रूल्स को अमेंडमेंट किया गया था। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि 102 रूल्स जो है ना वो डिलीट हो गए थे, नहीं, वहीं के वहीं हैं। उसके अंदर ए बी सी या 1A 2A 3A जो तरीकाकार होता है उस तरह के ऐड हो जाते हैं। अब फर्स्ट लाइन की समझ आ गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है इसका, इन एडिशन टू द कॉपी ऑफ बाई लॉज विच इज़ रिक्वायर्ड टू accompany the application for registration under section 3 subsection 3 of 9, 2 other copies of the proposed bylaws of society shall be forwarded therewith। अब ये ऊपर वाला प्रोसेस समझ आ गया कि वो जो एप्लीकेशन और शेड्यूल ए का फॉर्म लगा था तो उसके साथ बाईलाज की कॉपी भी लगेगी। अब बाईलाज जो ना ये इंटरनल मामला जो होते हैं सोसाइटी के, उसको चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है, ये लगेगी। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इसके अलावा भी सोसाइटी के जो प्रपोज्ड लॉज हैं उसकी 2 कॉपी फर्दर लगती हैं। कहाँ पे लगती हैं? यहाँ पे जो है ना उसने जो बताया था कि 2 अदर कॉपीज़ लगती हैं जो प्रपोज्ड लॉज होते हैं सोसाइटी के, जो उसके साथ जो है ना वो अटैच करने होते हैं। अब बाई लॉज मैंने कहा कि ये वो रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो सोसाइटी के अंदर जो काम चल रहे होते हैं या काम करते वक्त जिन चीज़ों को फॉलो किया जाता है प्रोसेस करने के लिए, ये समझ लें कि सोसाइटी का इंटरनल फंक्शन को कैसे मैनेज करना होता है, ये बाई लॉज होती हैं। अब यहाँ पे कंपनी का मतलब ये है कि यानी साथ होना, जो एप्लीकेशन है उसके साथ बाई लॉज की कॉपी जो है ना वो होनी चाहिए। इसका मतलब जो है ना वो, अब प्रपोज का मतलब ये होता है कि ये वो लॉज हैं जो सोसाइटी ने प्रपोज किए होते हैं और जो फ्यूचर में अप्लाई करने के लिए सबमिट किए जा रहे होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, देखो मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझ में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और मैंने क्या कहा कि मुझे रियल एस्टेट का जो है ना वो, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैं सोसाइटी का मेंबर जो है ना मेरे कोई बनना चाह रहा है। अब जो बंदा सोसाइटी का मेंबर बनना चाह रहा होगा तो उसको क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो एक नए कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि आपके बाई लॉज प्रॉपरली डिफाइंड और ड्राफ्टेड हैं, ठीक है। मतलब आपके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे और उन्हें एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना होगा। ये जो एप्लीकेशन है और फॉर्म ए है इसके साथ जो है सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा आपको एक कॉपी तो एप्लीकेशन के साथ देनी होती है और 2 और कॉपीज़ भेजनी होती हैं जो अथॉरिटीज़ को रिव्यू करने के लिए जो है मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो इसका जो है ना आपको प्रोसीजर मिलता है। तो ये चीज़ हो गई। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है, पॉइंट नंबर 3 को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ, तो उसके बाद में आपको इसको पढ़ेंगे, आपको जो है ना वो क्लैरिटी हो जाएगी। अब एक सोसाइटी ए है, एक सोसाइटी बी है। यहाँ पे जो है ना ये ऑनर है और यहाँ पे ये ऑनर है और यहाँ पे इसके जो है ना वो वर्कर्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी इसके वर्कर्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चाहता है कि वो इस सोसाइटी का मेंबर बन जाए, लेकिन वो ऑलरेडी किस सोसाइटी में काम कर रहा है? बी सोसाइटी में काम कर रहा है। और किस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है? इस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी भी होगी या डायरेक्टर सिस्टम भी होगा जो इसको कंट्रोल कर रही होगी। अब ये चाहता है कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा बन के, जब वो एप्लीकेशन यहाँ पर लेके आएगा, जब इस सोसाइटी को पता चलता है कि ये ऑलरेडी क्या है, एक रजिस्टर्ड है एक सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा? तो उस रजिस्टर्ड सोसाइटी कि जो मैनेजिंग कमेटी है उसका कोई एक मेंबर जो ये अथॉरिटी रखता है, ठीक है, या ये समझ लें कि जिसके पास अथॉरिटी होती है उसको ये अथॉरिटी इसको देनी पड़ती है, तो जो है ना ये सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। अब इसकी अथॉरिटी देने का मतलब ये है कि ये जो मैनेजिंग कमेटी है ये रेजोल्यूशन पास करेगी। इसकी ऑफिशियल रेजोल्यूशन जब पास होगी, ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन कमेटी मेंबर्स की मीटिंग में डिसाइड होती है, जो यहाँ पे 5 से 10 लोग होते हैं, जितने भी होते हैं,
वो इसको पास करते हैं। जब रेजोल्यूशन पास हो जाती है वो कहते हैं कि येस यू कैन अप्लाई फॉर अनदर सोसाइटी, तो जो है ना ये बंदा यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। यही बात इसने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे पढ़ के देखें। इन केस वी आर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू बी रजिस्टर्ड इन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, अ मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ सच रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल बी ऑथोराइज्ड बाय सच कमेटी बाय रेजोल्यूशन टू साइन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बाय लॉज ऑन इट्स बिहाफ, एंड द कॉपी ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी अपेंडेड टू द एप्लीकेशन। तो सारा का सारा मतलब यही है कि अगर कोई बंदा किसी भी सोसाइटी का हिस्सा बनना चाह रहा है जो कि ऑलरेडी किसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसकी मैनेजिंग कमेटी क्या है वो रेजोल्यूशन पास करती है। रेजोल्यूशन पास करने के बाद एप्लीकेशन पर साइन करती है, फिर वो एप्लीकेशन बाई लॉज के साथ जो है ना वो आगे दूसरे को ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है ना जो टर्म्स हैं, अब इसमें की टर्म समझ लीजिए। यहाँ पे सोसाइटी में आप वैसे डिफ़ाइन कर चुका हूँ। मेंबर का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के वो लोग जो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं और सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग का जो है ना वो पार्ट होते हैं। और इसके बाद है मैनेजिंग कमेटी है। अब ये फॉर्मल डिसीजन, इसका मतलब है कि ये वो कमेटी होती है जो फॉर्मल डिसीजन देती है इस सोसाइटी के डेली जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर उसकी मैनेजमेंट को जो है ना वो हैंडल करती है। ये बात हो गई। और यहाँ पे अथोराइज का वर्ड यूज़ हुआ है। अथोराइज का मतलब ये होता है कि यानी किसी को फॉर्मल परमिशन तो देनी होगी किसी काम के करने के लिए, तो ये अथॉरिटी होती है इसकी। कमेटी हो गया। अच्छा, अब रेजोल्यूशन क्या होती है? एक तरह का ये समझ लें, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वोटिंग होती होगी। एक फॉर्मल डिसीजन होता है जो कमेटी लेती है मीटिंग के तहत। जिस तरह इंडिया ने अटैक किया और पाकिस्तान ने फ़ॉरन मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि जो है ना वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है ना वो कर दिया जाए, तो वो डिसीजन था, एक तरह की रेजोल्यूशन थी। अच्छा, यहाँ पे एक अपेंडेड का वर्ड है, यानी किसी डॉक्यूमेंट के साथ में जो चीज़ अटैच करनी होती है, उसके साथ क्या अटैच हो रही थी? एप्लीकेशन। तो उसके साथ क्या अटैच हो रही थी? वो रेजोल्यूशन जो फॉर्मल ड्राफ्ट है। तो अब मुझे लगता है कि अब सारी की सारी जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना वो सारा का सारा पानी हो गया होगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को एग्जांपल से समझाया है। तो अब आप लोगों को जो है ना ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, ये सेक्शन भी नहीं भूलना चाहिए, इसकी नंबरिंग भी नहीं भूलनी चाहिए और इसका तरीकाकार भी नहीं भूलना चाहिए। अब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार टू बी कम्युनिकेटेड इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर्ड। क्या है कि रजिस्ट्रार का जो है ना वो डिसीजन कम्युनिकेट होता है अगर कोई रजिस्टर जो है ना वो नहीं होता या उसको रिफ्यूज़ किया जाता है। सेक्शन 3 में ये चीज़ जो है ना वो लिखी गई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब समझ आ जाएगा। इफ़ द रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ टू रजिस्टर द सोसाइटी और इट्स बाई लॉज अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 कौन सा है? किसको डील करता है? ये रजिस्ट्रार को डील करता है। क्यों डील करता है? क्योंकि ये यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। क्यों रिजेक्ट कर सकता है? किसकी रिजेक्शन कर सकता है? सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए। ही शैल कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट्स हिज रीजंस फॉर सो डूइंग। ठीक है, ये बात हो गई कि अगर किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर नहीं करना तो रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, लेकिन फिर रजिस्ट्रार के पास जो है ना ये है कि उसको वजाहत देनी पड़ेगी कि उसने इस सोसाइटी को क्यों और इसके लाज को कैसे रिजेक्ट किया है, क्या वजह थी, ऑफिशियली जो है ना उसको बताना पड़ता है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कासिम है, ये जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कि उससे जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा उसके साथ क्या होंगे? ये अपने बाईलाज भी लिखेगा, अपने रूल्स और रेगुलेशन भी लिखेगा और ये जाएगा किसके पास? इस साहब रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार क्या करता है कि इस एप्लीकेशन को जो है ना वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, अब रिजेक्ट कर दिया तो अब लेकिन ये लीगली बाउंड है रजिस्ट्रार कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसने रिजेक्ट क्यों किया एप्लीकेशन। क्या कोई बाई लॉज में कोई मेजर फ़्लॉ था तो उसको वो बताना पड़ेगा कि क्यों फ़्लॉ था, या फिर एप्लीकेशन क्यों जो है ना वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी, कोई इलीगल जो है ना एक्टिविटी हो रही है या कोई रिलीजियस बेस्ड जो है ना वो एप्लीकेशन है जो आगे कंट्रोवर्सी जाके क्रिएट करती है, जो कि 1925 के एक्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो इसलिए जो है ना वो रिजेक्ट कर सकता है यहाँ पे। अच्छा, इससे मतलब क्या समझ में आता है? इस सेक्शन का मेन पर्पज़ होता है, क्या पर्पज़ होता है जो समझ में आता है कि इससे क्या शो हो रही है? ट्रांसपेरेंसी शो हो रही है। इसका मतलब है फेयरनेस शो हो रही है कि कोई भी इलीगल काम या जो फ़्लॉ होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन को इन केस के समझने के लिए या फिर उसको सुधारने के लिए। ये समझ लें कि एक एप्लीकेंट को एक मौका दिया जाता है कि वो दोबारा एप्लीकेशन बनाए और लीगल एप्लीकेशन बनाए और ऑफिशियल ड्राफ्ट बना के ले आए, इलीगल ना हो। सेक्शन नंबर 4 है मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ सोसाइटी शैल आर मे मेक बाई लॉज। ऐसे कौन से मैटर्स है जहाँ पे सोसाइटी जो है ना वो बाई लॉज बना सकेगी
कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं। इसके कुछ चंद पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि सोसाइटी वहाँ पे बाई लॉज बना सकेगी कि जिसमें उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा और उसकी ब्रांचेस होंगी, और कौन कौन से जो है ना वो उसको इदारे या ऑर्गेनाइजेशन या लोग उसको ज्वाइन कर सकेंगे। तो उसमें ट्राइब हैं, उसमें क्लासेस हैं, क्लासेस इसमें कास्ट हो सकती है और कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है। इसके अलावा इफ़ मेंबरशिप इज़ प्रपोज टू बी रिस्ट्रिक्टेड एंड द एरिया फॉर विच इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस चीज़ों का मतलब क्या है। कुछ टर्म्स इसके अंदर हैं। पहले यहाँ पे एरिया का मतलब है कि ये जोग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है, कि ये वो जोग्राफिकल लोकेशन होती है जहाँ पे सोसाइटी को रजिस्टर किया जाना होता है। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि यानी मेंबरशिप जो है वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज या काइंड्स या लिमिटेड समझ लें कि वो मिलती है या लिमिटेड होती है। अच्छा, अब ट्राइब, क्लासेस और ऑक्यूपेशन का मतलब है कि मेंबर किन लोगों को दी जाती है या कौन से लोग जो है ना इस सोसाइटी का जो है ना वो मेंबर बन सकें। क्यों? कोई सोसाइटी तो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे होती है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल ये है, चनाब कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। अब चनाब कॉलेज क्या है, इसका एक ऑनर है, तो बाकायदा वो इसको अंदर कंसिडर कर लें तो ये एक तरह की एजुकेशन की सोसाइटी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये लाहौर के अंदर भी है, इसको देखें तो ये फैसलाबाद के अंदर भी है, देखें तो फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि जंग के अंदर भी है। इसके जो डिफरेंट जो है ना वो ब्रांचेस हैं यहाँ पे। अच्छा, ब्रांचेस की तो ये समझ आ गई, और नाम भी इसका समझ आ गया कि इसका ये नाम है, इसकी ये ब्रांच है, और क्लास क्या है, चनाब कॉलेज जो है ना वो कॉलेज की जो है ना इसकी क्लास है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब जिसने ये कॉलेज बनाया था तो उसने अपने बाई लॉज डिफ़ाइन किए होंगे पहले कि इसके बाई लॉज क्या होंगे, इसकी जो है ना वो क्या क्या जो है ना किस तरह से इस कॉलेज को चलाया जाएगा, इसकी रेगुलेशंस क्या होगी, इसका एक प्रिंसिपल होगा, फिर उसके नीचे डायरेक्टर होगा, फिर उसके नीचे टीचर्स होंगे, फिर उसके नीचे पीएन्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो सारा का सारा जो है ना वो प्रोसेस होगा, फिर रजिस्ट्रेशन को इसकी होगी। अच्छा, फिर जब वो सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो उसकी एक तरह की ये समझ लें मैनेजिंग कमेटी होती है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये सोसाइटी कहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब एरिया कौन सा है, लाहौर, फैसलाबाद, जंग, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ कहाँ पे जो है ना ये लोकेटेड है। तो लाहौर है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ लाहौर वाले एरिया में जो है ना वो लिमिटेड है, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ के लोगों को इसकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन मिलेगी, वहाँ पे लोग इसमें अंदर पढ़ सकेंगे, डिफरेंट कास्ट के पढ़ सकेंगे, मुख्तलिफ ट्राइब के पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना वो स्पेसिफाई करना होता है कि इससे जो है ना वो मतलब क्या होता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक ग्रीन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब किसी पर्सन ने बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर्स के लिए है। रेस्ट्रिक्शन किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फार्मर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई रियल एस्टेट का बंदा इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। इस मीन कि इसके बाई लॉज में लिखना होता है कि मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को ही मिलेगी, और सोसाइटी का एड्रेस कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये सोसाइटी मौजूद है। मैं कहता हूँ ये सोसाइटी फैसलाबाद में है, तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी जो है ना वो स्पेसिफिक एरिया जैसे पंजाब के लिए रजिस्टर हो रही है, तो वो भी जो है ना वो बाई लॉज में जो है ना वो मेंशन करना होता है। तो इस तरह करके इसकी जो है ना आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो क्लैरिटी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर बी। अब इसको मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, तो अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक बैंक है, ठीक है। अब इसको भी मैं कहता हूँ कि ये फैसलाबाद में जो है ना वो रन कर रहा है। अब ये क्या चला रहा है, ये क्रेडिट दे रहा है लोगों को, वहाँ पे विलेजर्स को। इट्स मीन कि ये क्या होगी, क्रेडिट सोसाइटी हो गई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, तो ये अपने बाईलाज में क्या लिखेगा, ये जो बैंक है अपने बाईलाज बनाएगा, क्या बाईलाज बनाएगा, क्रेडिट देना है। क्रेडिट देना तो इसका मतलब है लोन्स मिलेंगे। लोन्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा कि लोन मिलेगा किसको, कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि स्मॉल बिजनेस मैंस को मिलेगा जिसके साथ कुछ ना कुछ इनकम होती है। और देखें ना कि जो कश्यप फाउंडेशन की जो है ना वो
आप लोगों को स्कीम नज़र आती है कि वो मंथली जो है ना वो 50 से 60 हज़ार रुपया देते हैं। वो ज़मीन के हिसाब से देखे हैं कि ज़मीन अगर कोई 1 एकड़ है या फिर प्रॉपर्टी देखते हैं कि घर है तो फिर भी जो है ना वो कर लेते हैं। तो इस तरह की जो है ना वो क्रेडिट सोसाइटी चल रही होती हैं। तो ये भी वैसे है कि लोन कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, फिर अगर लोन कोई वापस नहीं करता तो उसका जो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसको कितनी पेनल्टी मिलेगी, कितना जुर्माना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का तरीकाकार होता है। तो यही बात आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, द पर्पस टू विच इट्स फंड्स आर एप्लीकेबल, द टर्म्स ऑफ एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड देयर राइट्स एंड liabilities, the consequences of default in payment of any sum due by members in case of credit society, the condition on which loans may be granted, the rate of interest in the system of calculation of interest, and maximum number of members that be bid, and the case of non-credit society, the mode of conducting business, purchase, stock सेल है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारी की सारी जो है ना वो वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब कि जो सोसाइटी है उसके बाईलाज में क्या होगा, उसका पर्पस होगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके फ़ंड्स की डिटेल होगी, फिर वो फंड्स कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से मेंबर जो है ना उसमें एलिजिबल हैं, किन किन को जो है ना वो राइट मिल सकता है। तो उसके बाद अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या चार्जेस होंगे। अगर क्रेडिट सोसाइटी है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है या लोन की कंडीशन है या कैलकुलेशन सिस्टम है, वो जो है ना वो चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी का गोल या पर्पस क्या है, जो उसने साथ लिखा हुआ है। अब क्रेडिट है तो क्रेडिट लोन का होगा, इसके अलावा परचेजिंग का है तो वो फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। अच्छा, फंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये रिसोर्सेज होते हैं जो सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि वो फंड्स कहाँ कहाँ से इकट्ठा करती है, उसका रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट हो रहा है। लायबिलिटीज़ ये वर्ड है, मतलब लायबिलिटीज़ का मतलब ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो सोसाइटी को अपने मेंबर्स के अगेंस्ट फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये वो लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है। डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि जो पैसे पेमेंट नहीं करता वक्त पे जो है ना वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे उसने एक लिखा हुआ था क्रेडिट सोसाइटीज़, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि ये परसेंटेज होती है अमाउंट की, जो ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर जो है ना वो फर्दर जो है ना वो चार्ज करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपने 100 रुपये बारो लिए हैं, तो देने वाला कहता है कि मैं 10 दिन के बाद आपसे 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, तो 110 हो जाएंगे। तो ये 10 रुपये जो थे ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके ऊपर जो है उसने लगाया था। नेक्स्ट है द मोड ऑफ होल्डिंग मीटिंग्स एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल्स 5 एंड 6, द मैनर ऑफ मेकिंग अल्टरनेट एब्रोगेटिंग बाय लॉज। अब इसमें थोड़े से वर्ड्स हैं लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत आसान है। पहले इसके टर्म्स को समझ लें, यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया। द मोड ऑफ होल्डिंग मीटिंग्स, इसका मतलब ये वो तरीकाकार है जिसमें सोसाइटी अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट करती है, ठीक है। मतलब वो 5 दिन के बाद करती है, 10 दिन के बाद करती है, 1 महीने के बाद करती है, क्या बाईलाज को देखने के लिए। अल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, तब्दील कर देना, और एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना, ठीक है, कम्प्लीटली ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। अब ये बात समझ आ गई। तो अब इसको देखें तो जो बाईलाज होते हैं उसमें मीटिंग्स का प्रोसीजर डिफ़ाइन करना होता है कि मीटिंग कब होंगी, किस वक्त होंगी, कितनी होंगी, और अगर बाईलाज में कोई चेंज करना हो तो उसका प्रोसेस भी क्लियर होना चाहिए, जो कहाँ लिखा हुआ है, रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है और रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है, जो आगे आएंगे। अब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी उसमें अमेंडमेंट होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, 2/3 मेजॉरिटी लेके आनी पड़ती है। मतलब जितने नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी लेके आनी पड़ती है। टोटल में से 2/3 मेजॉरिटी, अगर 300 हैं तो इसका 2/3 जो है ना वो करना पड़ता है। तो मान लीजिए इसमें कितने निकलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 200 अगर वोट पड़ेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी होती है और वो चीज़ पास हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल क्या देने लगा हूँ कि मान लीजिए फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक सोसाइटी बनाई है एसोसिएशन के नाम से, एसोसिएशन सोसाइटी है। तो आप अपने बाईलाज को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि इस एसोसिएशन की मीटिंग हर महीने किस डेट को होगी। अगर इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाता है तो कितने दिन जो है ना वो मीटिंग जो है ना पोस्टपोन रहेगी, यही है। अगर इसके बाईलाज में कोई चेंज करना होता है तो 2/3 मेजॉरिटी लेके आना होगी और वो रेजोल्यूशन पास होगा, उसके ज़रिए जो है ना फिर जो है ना वो उसको पिछले वाले जो जो लाज बना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो हर साल मीटिंग है वो 15 की तारीख को होती है, लेकिन जब बाईलाज को डिफ़ाइन किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए, तो ये फिर ये चेंज हो जाती है, इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है और फिर चेंज कर दिया जाता है कि ये अब मीटिंग 20 की हुआ करेगी, ठीक है। तो ऑफिशियली जो है ना रिकॉर्ड जो है ना वो अपडेट करना होता है, तरीकाकार होता है, रेजोल्यूशंस होती हैं, 2/3 मेजॉरिटी होता है, बकायदा वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्शन सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी कोई रजिस्ट्रार होगा और वो जब बैठे बैठे डिसाइड करेगा तो वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इस तरह के बाईलाज सोसाइटी अपडेट कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना वो लेक्चर सुनते हुए भी इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि ये कितने आसान हैं ये वाले रूल्स। अगर जो है ना ये एक तरह की जो है ना वो पोस्ट मास्टर्म जो है ना बड़ा
मज़ेदार जो है ना वो लग रहा है। तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें जो है ना वो आसान आसान लगेंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डी। The mode of appointments and removal are members of the committee and the officers, if any, and the duties and powers of the committee and the officers। कुछ समझ आया कि क्या लिखा हुआ है? नाम ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि लिखा हुआ क्या है, कि मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। समझते हैं? अब ये प्रीवियस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एसोसिएशन थी, इसमें कहा था कि 2/3 मेजॉरिटी होती है कोई भी चीज़ अमेंड करने के लिए। अब सोसाइटी बन गई है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट, इसमें मेंबर्स रखे जाएंगे, इसको डायरेक्टोरेट किया जाएगा इसको चलाने के लिए, इसके बायलॉज डिफाइन हो जाएंगे ना। अच्छा, अब इसमें डिफाइन क्या होगा कि जो इसके अंदर जो मेंबर्स की कमेटी बनेगी, मेंबर्स बनेंगे मतलब कमेटी बनेगी, उनको सिलेक्ट कैसे करना है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, फिर उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उनकी टर्म क्या होगी, और अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है तो उसका जो है ना वो तरीकाकार, उसका प्रोसीजर, उसको रिमूव करने का वो क्या होगा। साथ ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स को भी जो है ना वो डिफ़ाइन किया जाता है कि जो है ना वो डायरेक्टर की जो है ना वो क्या होगी, और डिप्टी डायरेक्टर की क्या होगी, रजिस्ट्रार की क्या होगी, असिस्टेंट की क्या होगी, एक वर्कर की क्या होगी, एक कॉमन बंदे की क्या होगी। तो ये सारे के सारे जो है ना वो रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए। तो यही बात उसने लिखी हुई थी। द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल आर मेंबर्स ऑफ कमेटी एंड ऑफिसर इफ एनी, द ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ सोसाइटी एंड ऑफिसर्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। द मैनर इन विच कैपिटल में बी रेज्ड, यहाँ पे दो वर्ड है, एक कैपिटल और एक है रेज्ड। अब ये कैपिटल का मतलब है कि सोसाइटी जब ऑपरेट करेगी ना, उसको चलाना है, तो वो फंड कहाँ से लेके आएगी, वो पैसे कहाँ से लेके आएगी। ये कैपिटल का मतलब ये है। इस कैपिटल का हरगिज़ मतलब नहीं है कि दारुल हुकूमत। ठीक है, तो सोसाइटी अपना फंड्स कहाँ से या तरीका उसको चलाना है, तो वो कैसे जो है ना वो फंड को रेज करेगी, फंड इकट्ठा कैसे करेगी। तो जैसे मैंने अभी एसोसिएशन की एग्जांपल दी, तो वहाँ पे एसोसिएशन में बताना होगा ना कि जो फंड्स कहाँ से आएंगे, लोन लिए जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, या उसमें कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिस तरह वो तरीकाकार होता है वो डिफाइन करना होता है। तो ये भी बाई लॉज के अंदर आता है। 6 पॉइंट है एफ, द मोड ऑफ द कस्टडी एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन सब्जेक्ट टू रूल्स 14, 17, 18, 19, द मोड ऑफ कीपिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बात हो रही है। टर्म्स क्या है, कस्टडी। अब कस्टडी का मतलब होता है, यहाँ पे फंड्स की बात हो रही थी, इकट्ठा कैसे करना, यहाँ पे फंड्स की कस्टडी है, मतलब फंड्स को सेव कैसे करना है। फिर इन्वेस्टमेंट है कि जो प्रोजेक्ट लगाने होते हैं, पैसे लगाने होते हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है या उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं। अकाउंट्स है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं या रिपोर्ट्स होती हैं, वो किस तरह से जो है ना वो रखने हैं, ये बातें होंगी। इसका मतलब है कि सोसाइटी अपने बाई लॉज में फ़ंड्स की कस्टडी मतलब उसकी सेफ्टी, उसकी सेफ गार्डिंग और इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार डिफाइन करती है, और अकाउंट्स रखने का भी कोई सिस्टम जो है ना वो स्पेसिफाई करती है। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या किस तरीके से मेंबर्स को शेयर दिए जाएंगे, और ये होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं आप समझाता हूँ, डिलीवर, डिस्ट्रीब्यूट, और एक होता है डिवाइड। पहले भी मैं इसका फ़र्क बता चुका हूँ। डिवाइड होता है ना वो जायदाद के हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, लैंड है, घर है। डिलीवर होता है जो पोस्टमैन चीज़ों को जो है ना वो डिलीवर करते हैं ना, गवर्नमेंट के लेटर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, जो घर में आकर देता है, वो होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होती है कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई अगर सिंपल है कि जैसे प्रिंसिपल, मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल ने जो है ना वो अपने कॉलेज में जो है ना पेंसिल का स्टॉक जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों में, बहुत ज़्यादा थी, जैसे ज़कात डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो लार्ज क्वांटिटी में होती है ना उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो प्रॉफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा होते होंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे आते थे पॉइंट ए का हिस्से थे। ठीक है, पॉइंट नंबर ए का हिस्से थे, उसमें 1, 2, 3 और ये 7 तक थे। अब पॉइंट नंबर 2 है, एवरी सोसाइटी may make bylaws in respect of any other matters incidental to the management of its business। अब यहाँ पे incidental का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो चीज़ डायरेक्टली तो इसके साथ रिलेट नहीं करती है, लेकिन बाद में मजबूरी के तौर पे उसको जो है ना वो ऐड करना पड़ता है, मतलब ज़रूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सोसाइटी के जो डेली ऑपरेशंस हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है, उसकी बात हो रही है। इसका मतलब है कि सोसाइटी अपने क्या है मैटर्स को चलाने के लिए, कौन सा मैटर, बिज़नेस का मैटर चलाने के लिए, तो उसको मैनेज करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इंसिडेंटल होती हैं, उनको ऐड करती है अपने कहाँ पे, बाई लॉज में, ताकि
अगर जो डेली ऑपरेशन होते हैं या बाद में ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक इनोवेटर्स सोसाइटी जो है ना वो बना रहे हैं, तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में चीज़ें हैं ही हैं, वो तो बाईलाज में हैं ही हैं, लेकिन उसको और स्मूथली चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप बाद में ऐड कर सकते हैं, जैसे मीटिंग का शेड्यूल है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, या फिर कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उसमें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। 5th पॉइंट है हमारे पास, सेक्शन नंबर 5 आ गया, पॉइंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करने लगे हैं, बाईलाज। अब बाईलाज मैंने बताया है कि ये सोसाइटी के जो इंटरनल मामलात होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको जो है ना वो मैनेज करने के लिए जो है ना वो चीज़ें जो की जाती हैं वो होता है। अच्छा, व्हेन अ सोसाइटी हैज़ बिन रजिस्टर्ड द बाईलाज सबमिटेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9, तो जब रजिस्टर हो जाती है तो उसको सबमिट किस सब सेक्शन के तहत किया जाता है, सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3, द सब्जेक्ट टू एनी मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड बाई द रजिस्ट्रार एंड अडॉप्टेड एट अ जनरल मीटिंग हैविंग अ कोरम by majority of not less than 2/3 of the members present at such meetings become the bylaws of the society। तो अब यहाँ पे कुछ समझ आया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है ना, तो उसके जो बाईलाज हैं वो सेक्शन जो 9 है उसके सब सेक्शन 3 के तहत जो है ना वो सबमिट किए जाते हैं, और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है या उन्हें रजिस्ट्रार की जो अप्रूवल के बाद, या फिर ये कह लें कि उनकी जो जनरल मीटिंग्स हैं, उनकी जनरल मीटिंग्स में मेंबर्स कह लें, या फिर या जो उनकी जो मेजॉरिटी का सिस्टम है, जो मैंने कहा ना कि 2/3 मेजॉरिटी होती है, तो जब वो उसमें वोटिंग होती है तो उसमें रेजोल्यूशन पास होती है, तो उसके तहत जो है ना फिर उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, बाईलाज बन जाते हैं बाद में वो आते हैं। अच्छा, जहाँ पे जो कुरम है, कुरम का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर्स होते हैं जो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, जो मीटिंग को वैलिडेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कोरम, कोरम का मतलब होता है कि उतने लोग जितने जो है ना वो मीटिंग के लिए ज़रूरी हैं ताकि कोरम पूरा किया जा सके। मेजॉरिटी आपको पता है कि जो लोग ज़्यादा होते हैं वो अप्रूव कर देते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल दूँ शायद अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे ये जितने भी मैंने सोसाइटीज़ एक्सप्लेन की, ग्रीन फार्मर सोसाइटी की, जनाब कॉलेज सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, एसोसिएशन सोसाइटी, अब ये सोसाइटीज़ बन गई हैं और रजिस्ट्रार ने इनको जो है ना वो रजिस्टर कर दिया, उनको अप्रूव कर दिया है। अब जब इनकी मीटिंग होगी, कौन सी मीटिंग, जनरल मीटिंग, ठीक है, जब इनकी मीटिंग होती है तो जिसमें कितने लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 हैं तो 100 में से मल्टीप्लाई 2/3, मतलब एट लीस्ट 66 लोग चाहिए इसका कोरम पूरा करने के लिए, कि जो आते हैं वो वोटिंग देते हैं। जब वोटिंग देते हैं तो वो जो कोई भी चीज़ अमेंड की जा रही है या कोई लीगल सिस्टम बनाया जा रहा है या कोई चीज़ बात की जा रही है तो वो क्या हो जाती है, वो अप्रूव हो जाती है। जब वो अप्रूव हो जाती है तो वो ऑफिशियल जो है ना वो डॉक्यूमेंट बनता है। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को लॉ कह लें, एक्ट कह लें, वो सब के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसकी ऑफिशियली जो है ना उसकी रेस्पेक्ट करें और उसका जो तरीक़ाकार है उस पर लागू हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर लंबा हो जाएगा फिर ये अपलोड होने में मसला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होंगी। विद एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि मैं आप लोगों को आसान वर्डिंग में समझाऊँ। अब आप 5 सेक्शन जो है ना वो पढ़ सकते हैं और धड़ल्ले से जो है ना वो याद कर सकते हैं। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को याद कर लें, आपको जो है ना वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों का इंटरेस्ट डिसाइड करेगा वो किस वक्त अपलोड होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।